ओके, तो सेकंड पार्ट जो हमारा इसका इंडस्ट्रीज़ का है, जो चैप्टर 5 है हमारा जियोग्राफी का, इंडस्ट्रियल रीजन्स, यहाँ तक हम पहुँच गए थे। हमने पढ़ा इससे पहले हमने पढ़ा कि इंडस्ट्रीज़ जो है या एक सिस्टम की तरह वर्क करती है, यानी हर सिस्टम में हम देखते हैं उसमें 3 कंपोनेंट्स होते हैं, दैट इज़ इनपुट, प्रोसेसिंग एंड आउटपुट। और इसमें भी हमने देखा इसका भी एक इनपुट है, इसका भी प्रोसेसिंग का वो है, और इसके अलावा एक और फेज़ आता है दैट्स कॉल्ड आउटपुट। तो अब हम इंडस्ट्रियल रीजन्स के बारे में यहाँ पर सबसे पहले हम देखेंगे कि वर्ल्ड लेवल पर कहाँ कहाँ पर है, और उसके बाद हम इंडिया के बारे में सुनेंगे, इंडिया के बारे में देखेंगे कि इंडिया में कहाँ पर इंडस्ट्रीज़ ज़्यादातर हैं। जो मेजर इंडस्ट्रियल रीजन्स दुनिया के हैं, ये असल में चंद एक इलाके जो जियोग्राफिकल रीजन्स है वहाँ पर पाए जाते हैं। उसमें टेम्परेट एरियाज़ आते हैं और सी पोर्ट्स आती हैं, और इसके अलावा जो है कोल्ड फील्ड्स दुनिया के आते हैं, उनके आसपास ये पाए जाते हैं। याद रखिए, क्योंकि ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं ज्योग्राफी के एतबार से। आपको ये 3 चीज़ें आपको याद रखनी है कि इंडस्ट्रीज़ डेवलप होती है आम तौर पर, वो दुनिया के जितने भी इंडस्ट्रियल एरियाज़ आप देखेंगे तो आप उनको टेम्परेट एरियाज़ में देखेंगे, यानी जोग्राफिकल एरिया के एतबार से आप देखेंगे टेम्परेट एरिया वहाँ होता है, समंदर का साहिल होता है, और तीसरा कोल्ड फील्ड जो दुनिया के पाए जाते हैं उनके इर्द गिर्द आप इनको देखेंगे। तो अब अगर हम देखेंगे कि दुनियावी सतह पर मुल्कों के एतबार से कहाँ कहाँ पर है, तो नॉर्थ अमेरिका बहुत ज़बरदस्त इंडस्ट्रियली डेवलप्ड एरिया है। इसके अलावा वेस्टर्न और सेंट्रल यूरोप है, और ईस्टर्न यूरोप और ईस्ट एशिया यानी ईस्टर्न एशिया के इलाके, इसमें भी बहुत सारे जो है इंडस्ट्रियल इलाके पाए जाते हैं। और जो इम्पॉर्टेंट इंडस्ट्रियल रीजन जो इंडिया में पाए जाते हैं, अगर हम उनकी बात करें तो यहाँ पर तकरीबन 8 के करीब आपको इंडस्ट्रियल बेल्ट्स नज़र आएंगे। नंबर 1 इज़ मुंबई पुणे क्लस्टर, दूसरा है बेंगलोर तमिलनाडु रीजन, तीसरा है हुगली रीजन, दरिया जो हुगली जो है वेस्ट बंगाल से गुजरती है, उस एरिया में जूट के बहुत सारे कारखाने हैं। अहमदाबाद बड़ौदा रीजन, छोटा नागपुर इंडस्ट्रियल रीजन या इंडस्ट्रियल बेल्ट जो छोटा नागपुर के इलाके में आता है, यानी जो अगर आप देखेंगे कि वहाँ पर जो प्लेटो रीजन इंडिया का है, सतह मुर्तफ़ा जो हिंदुस्तान का है, उसमें छोटा नागपुर जो है ज़्यादा अहम है इस हवाले से। विशाखापट्टनम गंटूर बेल्ट, यहाँ पर भी बहुत सारी जो है काफ़ी इंडस्ट्रीज़ लगी हुई है इंडिया की। इसके अलावा गुड़गांव, दिल्ली और मीरठ का रीजन आता है, ये एक और बेल्ट आता है। और 8वां जो आता है इट इज़ कोलाम थिरुवनंतपुरम, साउथ में कर्नाटका केरला में, उस इलाके में जो इंडस्ट्रियल एरिया आता है वो कोलाम थिरुवनंतपुरम कहलाता है। अब जो मेजर इंडस्ट्रीज़ हैं दुनिया की, ये अगर हम देखेंगे कि वो इंडस्ट्रीज़ जहाँ जो आम तौर पर पाई जाती है दुनिया में, उनमें आयरन और स्टील इंडस्ट्री है, उनमें टेक्सटाइल इंडस्ट्री और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इंडस्ट्री है। 3 बड़ी इंडस्ट्रीज़ दुनिया की है। पहली इंडस्ट्री आयरन एंड स्टील की है, क्योंकि ये बेसिक इंडस्ट्री है, सारी इंडस्ट्रीज़ इस पर डिपेंड करती है। और उसके अलावा आती है टेक्सटाइल की इंडस्ट्री, बहुत बड़ी इंडस्ट्री। आप जानते हैं कि टेक्सटाइल हमें बहुत चाहिए। कपड़ों का जो कारोबार है पुराने ज़माने से ही जारी था, और इंसान ने सबसे पहले जिन चीज़ों पर ध्यान दिया है फूड के अलावा, वो है फूड और शेल्टर के अलावा वो है कपड़े। तो टेक्सटाइल का बहुत ज़्यादा है। और आजकल के दौर के मुताबिक जो सबसे अहम इंडस्ट्री जो डेवलप हुई है, लेकिन बदकिस्मती से इन्होंने वो पोर्शन लास्ट में इसको हटाया है, दैट इज़ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का एरिया। तो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का बहुत ही अहम इस वक्त दुनिया में इसका काफ़ी ज़्यादा कंट्रीब्यूशन है। और ये इंडस्ट्रीज़ मेजर इंडस्ट्रीज़ दुनिया की है। और आईटी इंडस्ट्री जो है ये एमर्जिंग इंडस्ट्री है, यानी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की इंडस्ट्री ये अभी जिसको हम कह रहे हैं डेवलप हो रही है। और दुनिया के सबसे पुराने टाउन जो इंडस्ट्रियल टाउन्स हैं वो जर्मनी में पाए जाते हैं, यूएसए में, चाइना में, जापान में, रशिया में। ये मेजर इलाके ऐसे हैं जहाँ पर आयरन और स्टील इंडस्ट्रीज़ पाई जाती है। क्या पाई जाती है? आयरन। इसके अलावा इंडिया, हांगकांग, साउथ कोरिया, जापान, ताइवान, ये वो मेजर कंट्रीज़ हैं जहाँ पर स्टील, आयरन और स्टील से ज़्यादा टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज़ पाई जाती है। क्या पाई जाती है? टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज़। और इसके बाद आता है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी जो है, ये दुनिया के 2 इलाकों में सबसे ज़्यादा है, दैट इज़ सिलिकॉन वैली इन कैलिफोर्निया का सिलिकॉन वैली जो है, वहाँ पर आईटी की बड़ी इंडस्ट्री, ज़बरदस्त इंडस्ट्री यूएसए में है ये। और दूसरा आता है बेंगलुरु या बेंगलोर,
ये इंडिया की आईटी इंडस्ट्री दुनिया की सबसे बड़ी इंडस्ट्रीज़ में मानी जाती है। अब हम देखेंगे कि जो आयरन और स्टील इंडस्ट्री है, इसका रॉ मटेरियल या ये इंडस्ट्री जो है, इसका इनपुट, इसका आउटपुट, इसकी प्रोसेसिंग का तरीका क्या आता है। क्योंकि दुनिया की 3 बड़ी इंडस्ट्रीज़ का हमने नाम लिया, एक आयरन और स्टील इंडस्ट्री, दूसरा हमने कहा टेक्सटाइल इंडस्ट्री और तीसरा कहा है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। और अब हम देखेंगे इसका इनपुट क्या है। आयरन और कोल, लाइमस्टोन, लेबर, कैपिटल, साइट एंड अदर इंफ्रास्ट्रक्चर, ये इसका मेन इनपुट है। यानी इसका इनपुट अगर हम देखेंगे, आयरन इंडस्ट्री, आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री में आयरन ओर लगती है, इसके अलावा कोल लगता है, इसमें लाइमस्टोन लगता है, चूने का पत्थर लगता है, इसमें लेबर बहुत अच्छी लगती है, अच्छी खासी, कैपिटल पैसा भी काफ़ी चाहिए इसमें, और साइट सही मानों में अच्छी जगह पर होनी चाहिए जहां पर हम ये इंडस्ट्री लगा सकते हैं। उसके बाद इसकी प्रोसेस आती है, उसकी प्रोसेसिंग में क्या होता है। द प्रोसेस इन्वॉल्व्स कन्वर्जन ऑफ आयरन ओर इनटू स्टील। आयरन ओर जो हमें खाम आयरन हमारे पास होता है, उसको हम स्टील में तब्दील करते हैं। किसमें? स्टील में तब्दील। इट इज डन इन मेनी स्टेजेस। और ये स्टील बनाने का प्रोसेस जो है ये मुख्तलिफ स्टेजेस में किया जाता है। पहले क्या किया जाता है, रॉ मटेरियल को ब्लास्ट फर्नेसेस में, बड़े बड़े वो माठ जैसे होते हैं, कशीर पर माठ बड़ी देगें होती है, उनमें उनको ब्लास्ट फर्नासिस कहते हैं। आजकल के दौर में तो काफ़ी बड़ी वो होती है, उसमें ये रॉ मटेरियल डाला जाता है फॉर स्मेल्टिंग, यानी इसको स्टील बनाने के लिए स्मेल्ट पहले इसको काफ़ी ज़्यादा हीट दिया जाता है। कशीर पे वन कार्ड ना, ये मटेरियल जो कार्ड नहीं है फॉर मेकिंग 1 टन ऑफ स्टील। अगर हमें 1 टन स्टील का बनाना होगा तो 4 टन हमें आयरन ओर चाहिए। कितने टन? 4 टन। 1 टन लाइमस्टोन चाहिए और उसके बाद 8 टन कोयला इसको जलाने के लिए। तो जो कहता ना फिक्र 8 टन जो बनाऊं शिश्र, 1 टन लोहा बनाने के लिए हमें 4 टन जो है आयरन ओर के मिक्स करने पड़ते हैं लाइमस्टोन के साथ, और लाइमस्टोन का 1 टन हो गए 5 टन। 5 टन मटेरियल, 5 टन, और ये 5 टन मटेरियल जो है इनको 8 टन कोयला जला के हीट दिया जाता है। 8 टन चाहता है जालन तलकिन क्या? कोयला। अब तब जाके वहां से जो निकलता है मटेरियल 1 टन लोहे का निकलता है। 4 टन आयरन ओर, 1 टन क्या लगता है इसमें? लाइमस्टोन, और फिर 8 टन जो है इसमें कोयला लगता है, और फिर जाके 1 टन हमें हासिल होता है क्या? लोहा 1 टन निकलता है वहां से। तो इससे आपको पता चलेगा कि ये प्रोसेस कितनी मतलब इसमें कितना ज़्यादा मटेरियल चाहिए हमें, इनपुट कितना चाहिए, आउटपुट, और निकलता क्या है वहां से? स्टील। स्टील इज द आउटपुट फ्रॉम आयरन इंडस्ट्री। इट इज ऑल्सो कॉल्ड द बैकबोन ऑफ मॉडर्न इंडस्ट्री। मैंने पहले भी बताया, मॉडर्न इंडस्ट्री की बैकबोन, ये रीढ़ की हड्डी का दर्जा रखती है, क्योंकि ऑलमोस्ट एवरीथिंग यूज्ड बाय अस इज आइदर मेड अप ऑफ स्टील और इज मेड बाय मशीन्स व्हिच आर मेड अप ऑफ स्टील। जो भी आज हम जो भी चीजें हम इस्तेमाल करते हैं, यहां तक कि जो आपके हाथ में पेन है, या ये जो मोबाइल फोन हमारे पास है, बुक हमारे पास है, ये सारी के सारे उन कारखानों से बने हुए हैं जो कारखाने खुद आयरन स्टील से बने हैं। या जो भी चीज आप इस्तेमाल करते हैं वो तो खुद या वो चीज ही आयरन और स्टील का बना हुआ होता है। समझ रहे हैं मेरी बात? इसलिए ये बैकबोन है तमाम इनकी, तमाम जो भी हमारी इंडस्ट्री है उसकी बैकबोन ये कहलाती है। वेरियस आइटम्स राइट फ्रॉम एन ऑल पिन टू ए ह्यूज शिप आर मेड अप। घर में अगर आपको छोटी सी, अगर आपको छेनी आपके घर में होती है, या मान लीजिए सुई अगर आपके घर में है, तो वो उससे लेके बड़ी बड़ी मशीनों तक या बड़े बड़े जहाज तक किसके बने हुए होते हैं? लोहे के बने हुए होते हैं। समझ रहे हैं मेरी बात? सो आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री डेवलप्स इन एरियाज विद गुड अवेलेबिलिटी ऑफ रॉ मटेरियल्स। चूंकि आप जानते हैं रॉ मटेरियल इसमें बहुत लगता है। 1 टन हासिल करने के लिए हमें कितना रॉ मटेरियल की जरूरत है? तकरीबन हमने 13 टन का इस्तेमाल किया 1 टन हासिल करने की। तो रॉ मटेरियल बहुत इंपॉर्टेंट है इसमें। इसलिए जिन इलाकों में रॉ मटेरियल पाया जाता है उन्हीं इलाकों में ये इंडस्ट्री लगाई जाती है, क्योंकि इसको अगर दूर से हम लाएंगे तो इसमें बहुत ज़्यादा ट्रांसपोर्ट का खर्चा बनेगा। लिहाजा वहाँ पर उन इलाकों में ये फिर फलेगी फूलेगी नहीं ये इंडस्ट्री। ऑल द मेजर स्टील प्रोड्यूसिंग सेंटर्स आर इन छोटा नागपुर प्लेटो। आप इसलिए इंडिया में देखेंगे छोटा नागपुर प्लेटो का एरिया जो है वहाँ स्टील और इसके कोयले के ज़खायर काफ़ी मौजूद हैं।
का, और ये 4 स्टेट्स हमारे पास है, वेस्ट बंगाल, झारखंड, उड़ीसा और छत्तीसगढ़, भिलाई, दुर्गापुर और इसके अलावा बर्नपुर और जमशेदपुर, रूरकेला, बोकारो। ये वो इलाके हैं जहाँ पर हमारे आयरन और स्टील इंडस्ट्री के, और ये जानकर आपको हैरानी होगी, ये वो इलाका है जहाँ पर हमारे आदिवासी लोग रहते हैं। ये सो इलाके के जिसमें हम जैसे जो थोड़े से आप मॉडर्न टाइप के लोग रहते हैं, यहाँ आदिवासी लोगों का इलाका है ये। और अंग्रेज़ों के ज़माने से ही यहाँ पर स्मेल्टिंग आयरन की होती थी, और बहुत पहले यहाँ आयरन की इंडस्ट्री लगी हुई थी। और जमशेदपुर आप जानते हैं, इसके बारे में आगे हम पढ़ेंगे, अभी मैं डाइग्रेशन नहीं करूँगा, आगे इसके बारे में, जमशेदपुर के बारे में हमें आगे भी पढ़ना है। अदर इम्पोर्टेंट स्टील सेंटर्स आर भद्रावती एंड विजयनगर इन कर्नाटका, उसके अलावा है विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश में, और सालिम जो है ये तमिलनाडु में है। ये भी वो इलाके हैं जो असल में इसी प्लेटो रीजन के हैं। द स्टील प्रोडक्शन इन इंडिया इंक्रीज्ड फ्रॉम 1 मिलियन टन इन 1947 टू 30 मिलियन टन इन 2002। अगर हम देखेंगे कि आज़ादी के बाद हमने कितनी तरक्की की है इस इंडस्ट्री में, तो इससे आपको पता चलेगा कि आज़ादी जिस साल हुई 1947 में, हमारी जो उस वक्त स्टील बनाने की जो हमारे पास सलाहियत थी वो थी 1 मिलियन टन। हम साल में 1 मिलियन टन पैदा करते, लेकिन अब हम 30 टाइम्स इसको और ज़्यादा इंक्रीज कर चुके हैं। अब ये 30 मिलियन टन होता है साल का, यानी काफ़ी ज़्यादा, इसमें काफ़ी ज़्यादा तरक्की होगी। जमशेदपुर के बारे में मैंने आपको बताया था। द फर्स्ट आयरन एंड स्टील प्लांट इन इंडिया वाज सेट अप इन 1907। आज़ादी से 40 साल पहले, यानी अंग्रेज़ों के ज़माने में ही जमशेदपुर में स्टील प्लांट लगा था जमशेदपुर में। एट दैट टाइम इट वाज ए स्मॉल विलेज नेम्ड साक्षी। ये साक्षी के नाम से ये इलाका जाना जाता था। इन मॉडर्न डे झारखंड, आज के झारखंड में, आज झारखंड जहाँ के MS धोनी है, ये वो इलाका है। दिस प्लांट इज कॉल्ड टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी, टिस्को जिसको हम कहते हैं, दैट इज TISCO, इसको टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी। लोकेशन एडवांटेज ऑफ साक्षी, ये साक्षी के इलाके में ही हमने ये क्यों लगाया ये प्लांट। इट वॉज ओनली 32 किलोमीटर अवे फ्रॉम द कालीमती स्टेशन ऑन द बंगाल नागपुर रेलवे लाइन। पहला ये कि ये उस इलाके में पाया जाता है जहां पर रेलवे लाइन नजदीक थी, हमने पहले ही बात की कि इसमें आयरन और स्टील इंडस्ट्री में जो ट्रांसपोर्टेशन वाला मामला जो है ये बहुत ही अहम होता है। इट वॉज क्लोज टू द डिपॉजिट्स ऑफ आयरन और कोल एंड मैंगनीज। ये उस इलाके में, ये साक्षी का इलाका वहां पर पाया जाता है जहां कोल के जखायर भी थे, आयरन ओर के जखायर भी थे, और इसके अलावा मैंगनीज भी थी। इट वॉज नियर कोलकाता विच प्रोवाइडेड ए लार्ज मार्केट, और कलकत्ता बिल्कुल इसके करीब, वहां पर बहुत सारा इसके मार्केट्स काफी ज्यादा थे उस जमाने में। प्रेजेंस ऑफ रिवर इन इट्स नेबरहुड, इसके बिल्कुल नजदीक में छोटे मोटे दरिया भी थे। एनश्योर्ड गुड सप्लाई ऑफ वाटर, क्योंकि वाटर भी इसमें चाहिए, ये बड़ा ही अहम इसके लिए खास चीज थी। ये हो गया इंडिया का, जिसको हम जमशेदपुर आज के नाम से जानते हैं। अब हम देखते हैं पीटर्सबर्ग, जो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका का इलाका है जहां पर स्टील इंडस्ट्री लगी हुई है। लोकेशनल एडवांटेज ऑफ पीटर्सबर्ग, इसकी लोकेशन किस तरह की। कोल इज अवेलेबल लोकली, पीटर्सबर्ग में भी कोल पाया जाता है। आयरन ओर कम्स फ्रॉम मिनेसोटा, ये नज़दीक वाला एक और इलाका है जिसको मिनेसोटा के नाम से जानते हैं। यहाँ से आयरन ओर आता है, विच इज़ अबाउट 1500 किलोमीटर्स, ये 1500 किलोमीटर वहाँ से दूर है, ज़्यादा दूर नहीं है। 1500 किलोमीटर भी उतना ज़्यादा लंबा सफ़र नहीं है अगर रेलवे लाइन हमारे पास हो। द फेमस ग्रेट लेक्स वाटरवेज प्रोवाइड वन ऑफ द बेस्ट रूट्स ऑफ शिपमेंट बिटवीन मिनेसोटा एंड पीटर्सबर्ग। लेकिन कुदरत ने उनको एक और चीज़ से मालामाल किया है, उनको वहाँ रेलवे लाइन भी नहीं बिछानी पड़ती है, क्योंकि इसके बीच में आते हैं बड़े 4 लेक्स जो वहाँ पर इस कनाडा और USA के बीच में हैं, ग्रेट लेक्स कहलाते हैं। तो वहाँ से पीटर्सबर्ग से मिनेसोटा तक जो ये इलाका है, इसमें समुद्री जहाज चलते हैं इन्हीं झीलों के जरिए से। मोर ओवर वेल डेवलप्ड रेलवे नेटवर्क आल्सो प्रोवाइड्स इंफ्रास्ट्रक्चर सपोर्ट। इसके अलावा जो है